डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर के टॉपिक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और हम व्हीटस्टोन ब्रिज आज स्टडी करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर 13 है, इसके लेटर पार्ट में जो लास्ट 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों ही बहुत अहम है। किरचॉफ का लॉ हो, उसके रूल्स हों, या व्हीटस्टोन ब्रिज हो, या पोटेंशियोमीटर हो, और इन सब का ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ भी है। यानी कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं सेकेंड ईयर के पार्ट के, उनमें व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर इनका एक अपना अहम रोल है। इसके बाद हम देखते हैं जी, कल के टॉपिक्स का एक रिकैप्चर ले लें। बस सिंपल सा है, ज़्यादा इन डेप्थ में रिव्यू नहीं करूँगा। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, जिसको हम किरचॉफ का करंट रूल भी कहते हैं, ये जी कहता है कि तमाम तर करंट्स का जो सम होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तमाम तर करंट्स का जो सम होता है इन अ सर्किट किसी नोड पर, वो इक्वल टू 0 होता है। मींस के जितना किसी पॉइंट की तरफ करंट आ रहा है और जितना किसी पॉइंट से अवे करंट जा रहा है, वो दोनों का सम इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम नोड की बात करते हैं। करंट के रूल को डिफाइन करने के लिए वो यूज अ नोड ऑफ अ सर्किट, वेयर एज जैसे दिस वन इज अ नोड, ये एक नोड है। ओके, एंड सिमिलरली किरचॉफ के वोल्टेज रूल को जब हम डिफाइन करते हैं, देन वी कंसीडर अ क्लोज लूप like this one is a loop, and you can see there are various components which will be using, either consuming voltage or they are creating voltage, not creating voltage, rather uh, transferring a form of energy into another to develop a potential difference. So तमाम तर किसी भी लूप में जो पोटेंशियल के अंदर होने वाली तब्दीलियां हैं, उन सब का जो सम है दैट टेंड्स टू 0। सो जो वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके वोल्टेज के साथ माइनस का साइन, जबकि वो वाले कंपोनेंट्स जो के वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, उनके वोल्टेज के साथ जो साइन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ले जी, कल वाले टॉपिक से लिंक करते हुए, क्योंकि कल वाला और ये वाला टॉपिक इंटरलिंक्ड है, हम किरचॉफ के लॉ को यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करेंगे, उसका फाइनल जो रिलेशन है। पहली बात क्या है जी, जब भी आप किरचॉफ के लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, अब मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ किरचॉफ के सेकंड लॉ की, चूंकि हमने अभी किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्प्लीमेंट करना है। सो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था और आज हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। assume all the voltages and resistances एज दे आर गिवन, मीन्स के आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस के सोर्स या वोल्टेजेस के सोर्स मौजूद हैं, उनको लेबल कर लें। लेबल मीन्स के लाइक इन प्रीवियस सर्किट्स, इफ आई कैन शो यू कि ये वाली बैटरी E1 है, ये वाली बैटरी E2 है। जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इन सब को लेबल कर लें, करंट को लेबल कर लें, जस्ट टू क्लैरिफाई। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है असाइन अ करंट टू ईच लूप, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको लिंक करूंगा ना, तो आप देखें व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर ये 3 मुख्तलिफ लूप हैं, और इन 3 मुख्तलिफ लूप में आपके जहन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये है कि फर्ज करें ये पॉजिटिव है, ये करंट यहाँ से इधर आया, इधर आने के बाद करंट इधर भी जा सकता है और करंट इधर भी जा सकता है। सो इट इज नॉट सर्टेन कि करंट क्लॉकवाइज ही जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कहीं पे क्लॉकवाइज हो सकता है, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, कहीं पे, सो इट कैन हैव बोथ डायरेक्शंस। तो क्या कंफ्यूजन में ही रहा जाए? नहीं, आपको किरचॉफ का रूल बता रहा है कि भाई आप सोल्व करना चाहते हो ना, तो जब हम किसी चीज को सोल्व करना चाहते हैं, देन वी यूज सम कन्वेंशंस। सो द कन्वेंशन इज के या तो क्लॉकवाइज
सारे ही लूप्स में करंट सपोज कर लो। जैसे आप देखें यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में करंट सपोज किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो जितने भी लूप्स हैं उस सर्किट में, क्योंकि हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है, उन सब के साथ बराबरी का सलूक करें, यानी कि फिर सब को ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन करें। लेकिन अगर आप चूज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो उस केस में आपने तमाम तर जो उसके लूप्स हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन करनी है। सो सेकंड स्टेप है जी, हर लूप को एक डायरेक्शन असाइन करें करंट की, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो भी डिसाइड हो जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो सभी लूप्स में सपोज किया जाना चाहिए। लेबल ईच ब्रांच ईच वोल्टेज। हाँ जी, इसको लेबल कर दें, मींस के V1 V2 आप असाइन कर दें कौन सी ब्रांच के जो वोल्टेजेस हैं। बाय द वे, नेक्स्ट है जी, फाइंड द किर्चॉफ सेकंड लॉ। फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे, मैं भी इक्वेशंस आपको बना के दिखाऊंगा। फिर इन इक्वेशंस को हमने यूज करना है सोल्व करने के लिए। तो हम ये सारे स्टेप्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, ये हमारे आने वाले टॉपिक के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, पांचों पॉइंट्स। सो देखें जी, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, ब्रिज क्या चीज होती है जी? बड़ा ही मुश्किल सवाल है। हनीफ बुख्ती आज हमारे साथ हैं। जी बेटा, आप बताएंगे व्हाट इज अ ब्रिज? ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्या होता है जी? जी, एनी अदर वन प्लीज, व्हाट इज अ ब्रिज? बोल सर। पुल का क्या काम होता है? पुल का ये काम होता है सर कि, ये जोड़ना सर किसी दो रास्तों को। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं समझे शायद आप कहने लगे हैं कि पुल का काम होता है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरे माही किथे रह गया। हाँ अच्छा वही है सर, सानू नहर अच्छा वाले अच्छा पुल पे बुला के अच्छा वाला। अच्छा, चलें, थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिज मींस दैट वी वांट टू कनेक्ट टू पॉइंट्स विद ईच अदर। ये दो पॉइंट्स के दरमियान में कनेक्टिविटी होती है। तो जरा देखें, जरा गौर से देखें आप अपने गैल्वानोमीटर को। तो गैल्वानोमीटर जो है ये इस टाइम ब्रिज कर रहा है कौन कौन से पॉइंट्स को, पॉइंट बी और पॉइंट डी को। इस सर्किट में गैल्वानोमीटर का एक बड़ा अहम रोल है, और ये आपको हेल्प करेगा आपके सर्किट को सोल्व करने के लिए, और उस कंडीशन को फाइंड करने में जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, ये अभी हम देखते हैं। लेकिन जी थैंक यू। ये बैलेंसिंग जो स्टेट है, ये फाइंड करने में हमारे गैल्वानोमीटर का बहुत अहम रोल है। ठीक है जी। सो बैलेंसिंग पॉइंट को इसलिए, क्योंकि हमारा मरकज और महवर जो है वो इस सर्किट का वो गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर ब्रिज कर रहा है दो पॉइंट्स को। सो दैट इज व्हाई दिस सर्किट इज नेम्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। जाहिर है व्हीटस्टोन ने इसको डिजाइन किया था। सो मार्केट में काफी ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसी नाम से। सो पर्पस क्या है, अब ये देख लेते हैं कि भाई इस सर्किट का मकसद क्या है। इस सर्किट का जो मकसद है, ये एक ऐसा सर्किट है जो कि अननोन रेजिस्टेंसेस को, अननोन रेजिस्टेंस की कीमत बड़ी एक्यूरेटली मालूम करने में हेल्प करता है। ये बाय द एंड हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और एक मेथड भी डिफाइन करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी अननोन जो सर्किट है, उस अननोन सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको मालूम कर सकें। चलें जी, आप देख लें जी, वही वाला पीछे वाले पॉइंट्स को भी ज़हन में रखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट बनाने के बाद लेबलिंग की हुई है मैंने। लेबलिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर करंट्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सपोज की है। सो आई हैव consider their four resistances, R1, R2 and R3 and R4, or there is a mesh of A B C D A। और इसके बाद आप देखेंगे हमने जो
ईएमएफ का सोर्स है वो ए और सी वाले, ये ए और सी वाला जो पॉइंट है इसके दरमियान में एक बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। सो अ की S1 इज यूज्ड ओबीसी। सो जो सर्किट में क्या क्या किया हुआ है, 4 रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं, करंट को एंटी क्लॉकवाइज एक्सपोज किया हुआ है, गैल्वानोमीटर जो है वो ब्रिज कर रहा है बी और डी वाले पॉइंट्स को, और ए और सी वाले पॉइंट्स के दरमियान में हमने सोर्स ऑफ करंट जो है वो यूज किया हुआ है। सो ये कंस्ट्रक्शन है। आए जी, अब हम आके वर्किंग की तरफ देखते हैं जी। हमने कौन सी कंडीशन मालूम करनी, हमने जीरो रीडिंग वाली कंडीशन फाइंड करनी है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि आपका गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, वो कंडीशन हमने मालूम करनी है। और जीरो कंडीशन कब आएगी? जीरो कंडीशन उस वक्त आएगी, जरा तो अब जरा तवज्जो करें, क्योंकि ये हमारा कह लें कि इसके ऑपरेशन का एक प्रिंसिपल है। अब देखो तो यहाँ से I2 करंट ऊपर जाएगा और ऊपर से I2 इस लूप में, इस पूरे लूप में जो I2 है ये गैल्वानोमीटर वाले पार्ट में ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जबकि I1 यहाँ पर इस लूप में इट विल बी मूविंग अप, so it will be something like I1. So you can easily observe that I1 and I2 are going to flow in opposite direction. So ये बिल्कुल opposite direction में flow कर रही होंगे। अब बैलेंसिंग कंडीशन से क्या मुराद है? बैलेंसिंग कंडीशन उस वक्त अचीव होगी जब हमारे I1 और I2 दोनों की जो कीमत है वो बराबर हो जाएगी। I1 I2 दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसको इधर शिफ्ट कर दें, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट जीरो। वो वाली कंडीशन बैलेंसिंग कंडीशन होगी। मैं अक्सर इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आप लोगों ने फिजिकल बैलेंस देखा होगा, फिजिकल बैलेंस तकड़ी देखी होगी, ठीक है जी, बैलेंस। वैसे ये तकड़ी जो है वो आपको, ये बैलेंस जो है वो आपको अदालत के बाहर भी दिखाई देता होगा। तो जो ये बैलेंस होता है इसमें क्या किया जाता है भाई? इसमें ये किया जाता है कि एक जगह पर कोई फिक्स चीज होती है, मसलन फर्ज करें कि हमारे साथ हैं जी, कौन कौन है, चले हम फर्ज कर लेते हैं आज एहसन नवाज को। एहसन नवाज जो है ये अभी अभी पैदा हुआ है और हम चाहते हैं कि एहसन नवाज के बराबर जो सोना है वो बांटे, ठीक है। तो एहसन नवाज फिक्स है, ये फिक्स्ड है, इसका अपना कोई वेट है। तो उसी तरह से आप देखो तो इस लूप में, लूप के इस साइड पर जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R3 ये फिक्स्ड हैं, ये दोनों दीज आर फिक्स्ड। जबकि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल रखते हैं। ये जो साइन मैंने अभी बना दिया, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ ये एरो, ये शो करता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रियोस्टेट हो गया, आपने देखा था ना, रियोस्टेट के अंदर हम उसकी कीमत को, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतना सोना इकट्ठा कर देंगे, ठीक है जी। सो ये वेरिएबल होगा। अगर ये टिल्ट हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये वाली साइड बराबर होगी, भारी होगी, या इधर की तरफ जा रहा है तो दूसरी साइड। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद है जी कि हम जीरो स्टेट अचीव करें। तो हम चाहते हैं कि ये जीरो स्टेट अचीव हो। और वो कब होगी जी? वो कब अचीव होगी सर? जब दोनों बराबर हो जाएंगे सर। जी बिल्कुल, जब दोनों का वजन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को बराबर कर रहे हैं? हम बराबर कर रहे हैं करंट्स को। और करंट्स कब इक्वल होंगे? जब इस सर्किट के हिस्से की रेजिस्टेंस और इस सर्किट के हिस्से की रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। बाय द वे, अभी तक ये जो पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपने लिटरली कहीं पर मेंशन नहीं करना। लेकिन चलें, एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हम R2 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इन दोनों में से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक अननोन होगी। ये जी फर्ज करो अननोन है। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि फर्ज करो R4 मैंने वो वाली रेजिस्टेंस है जो मैंने मालूम करनी है,
और R2 मेरी वेरिएबल है, तो R2 को मैं वेरी करता रहूंगा। कब तक वेरी करता रहूंगा? जब तक गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर देता। सो लेट अस सी, हमारा पर्पस जो है वो डेरिवेशन है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने कौन सा वाला लूप कंसीडर किया है? ये वाला लूप ABDA। सबसे पहले हमने कौन सा लूप कंसीडर किया जी? ABDA। जी प्लीज, आप कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से पूछ लें जी। ABDA कौन सा लूप है? ABDA, ये ABDA लूप है। फिर हम इसके साथ दूसरा लूप हमने सपोज करना है, वो है BCDB। और आपको याद है वो वाले स्टेप्स याद हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे? असाइन करने के बाद, डायरेक्शन सपोज करने के बाद, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। और हम इक्वेशंस अब बना रहे हैं कौन से वाले लॉ को यूज करके? किरचॉफ के वोल्टेज रूल को यूज करके। मुझे कोई बताएगा किरचॉफ का वोल्टेज रूल क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज रूल जल्दी से बता दें। सर के क्लोज लूप में सर जो वोल्टेज है उसका वो जरूरत के बराबर है। जी शाबाश अशरफ, हमें खुशी है आप रोजाना काम कर रहे हैं। और भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें ताकि आप लोगों की एफर्ट भी शामिल हो। जी, सो तमाम तर वोल्टेज के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं, होने वाली तब्दीलियां हैं, उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप। तो ले जी, हमारा क्लोज लूप है ABDA, ये वाला लूप है जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो ले जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। वोल्टेजेस का सम करना है। मुझे पहले ये बताएं कि कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस लूप में। वसीम आप बताएं, वसीम बताएंगे कि इस सर्किट में कितने कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस लूप के अंदर? वसीम या सैफुल्लाह, दोनों में से कोई एक बता दे। मुनीर हुसैन बता दे। दो कंपोनेंट्स है सर। इस दो सर हैं, आई और आर। जी, इस लूप में 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो वोल्टेज को कंज्यूम करेंगे। तीनों ही कंज्यूम कर रहे हैं। एक R1 है, दूसरा R3 है, तीसरा गैल्वेनोमीटर है। और याद रखें, गैल्वेनोमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RG से। तो RG से क्या मुराद होगा? RG से मुराद होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो 3 कंपोनेंट्स हैं। चले मैं स्टार्ट करता हूं। लेट अस फर्स्ट इरेज द अदर पार्ट so that it becomes easier for you to understand. So I would like to keep it simple. तो मैंने अब क्या करना है? मैंने वोल्टेजेस, तो आपने कहा जी 3 कंपोनेंट्स हैं। सो सिंपली देखें, R1 है, R3 है और एक RG है। तो मैं 1 बाय 1 इनके वोल्टेज को देखूंगा। एक और चीज बता दें, फिर दो साहब बता दें कि वोल्टेज क्या होता है। व्हाट इज वोल्टेज? व्हाट इज वोल्टेज? एनी अदर वन? सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जी थैंक यू, वन ऑफ देम। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक, ओहम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है वोल्टेज V इज इक्वल टू किसके होता है? IR के इक्वल होता है, विच मींस वोल्टेज विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो मैंने 3 हिस्से में वोल्टेज निकालने हैं, 3 सेगमेंट्स में, 1 2 3। तो मैं तीनों में क्या करूंगा? मैं तीनों के करंट को मल्टीप्लाई करूंगा रेजिस्टेंस में। मैं स्टार्ट ले रहा हूँ R1 से। ले जी, R1 से स्टार्ट किया। R1 के वोल्टेज कौन बताएगा? R1 के वोल्टेज चले मैं खुद ही बता देता हूँ। V इज इक्वल टू IR। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है भाई? I1। तो I1 को मल्टीप्लाई कर दें R1 से, तो आपके पास पहला वाला हिस्सा आ जाएगा। पहला वाला पार्ट क्या आ गया? I1 R1। जाहिर है प्लस करना है, ऐड करना है सबको ना।
तो प्लस माइनस वो माइनस का साइन जो है वो अपीयर हो गया है। हम एग्जैक्टली व्हाइट बोर्ड तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंडेबल होगा कि आपने सम किया, कैसे सम किया कि तीनों को स्लॉट्स बना दी 3 कंपोनेंट्स की, और हर एक में उसके वोल्टेज की कीमत लिख दी। वोल्टेज के साथ मैंने माइनस का साइन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज को कंज्यूम कर रही है, और I1 करंट है, R1 इसकी रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पहले वाले वोल्टेज आ जाएंगे। जी अफनान, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर ये आई पॉजिटिव नहीं आएगा सर? तो ये तो पॉजिटिव करंट चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्यों पॉजिटिव आएगा? सर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जी कल हमने कन्वेंशन डिस्कस की थी कि अगर तो वोल्टेज जो है वो अगर तो करंट का जो फ्लो है वो ऐसे कंपोनेंट में से हो रहा हो जो कि वोल्टेजेस को कंज्यूम कर रहा है, और रेजिस्टेंस का तो एक खास असूल, रेजिस्टेंसेस चूंकि दे कंज्यूम वोल्टेजेस, सो दैट इज व्हाई जो कंज्यूम कर रहा है उसके साथ उसके वोल्टेज के साथ माइनस का साइन आएगा, और जो सप्लाई कर रहा हो वोल्टेज उसके साथ प्लस का साइन आएगा। हमारे इन दोनों लूप्स में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि क्या कर रहा हो, जो कि आपको वोल्टेज सप्लाई कर रहा हो। सो लकीली इन सब ही नेगेटिव के साइन हैं, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स कंसीडर्ड इन दीज टू लूप्स आर कंज्यूमिंग वोल्टेज। दूसरी वजह ये है कि रेजिस्टेंस का असूल ये, आप गौर से पढ़ लीजिएगा इसे, रेजिस्टेंस का असूल ये है कि अगर तो आप करंट की डायरेक्शन में चलते हुए रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो ना, तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लो करते हुए कंसीडर करोगे तो फिर इसमें प्लस का साइन आएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद फिर मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं। यानी कि ये मेरी कन्वेंशनल डायरेक्शन है, तो अगर तो मैंने रेजिस्टेंस को कंसीडर इसी ही डायरेक्शन में किया है ऊपर से नीचे, तो फिर तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव उस वक्त आएगा, ये देखो ये हाई है ये लो है, मान लिया जी, मान लिया। तो रेजिस्टेंस के असूल के अंदर अगर हम ऑपोजिट इन डायरेक्शन चल रहे होंगे तो उस केस के अंदर प्लस का साइन आएगा। सो सिंपली आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लीव करेगा तो माइनस, और अगर यहाँ से लीव कर रहा होगा तो प्लस। जी जस्ट टू सिंप्लीफाई, ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, वो ये कि रेजिस्टेंसेस हमारे इन सब केसेस के अंदर जो डायरेक्शन है वो दे आर कंज्यूमिंग वोल्टेज, वो वोल्टेज को सर्व कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, सो इसलिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अगला हिस्सा R1 के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? R3। इस लूप में R3 को देखें तो R3 जो है, R3 यहाँ पे लिखी हुई है, R3 जो है उसमें देखें बेटा तो आपको नजर आएगा कि एक तो I1 फ्लो कर रहा है इधर से, ये देखें जी ये I1 है, लेकिन I1 के साथ साथ एक और करंट भी फ्लो कर रहा है जो कि इस सर्किट में कर रहा है यहाँ से इस तरफ की डायरेक्शन में, ये यूं करके। तो I3 जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब मेरा टोटल करंट कैसे आएगा? मेरा टोटल करंट आएगा I1 और I3 दोनों के जाहिर ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेट करंट को इंक्लूड करके। तो मेरा नेट करंट कितना होगा? मैंने अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है जी कि वोल्टेज जो है वो होते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है जी? यहाँ पर करंट है यहाँ पर I1 माइनस I3, ये करंट है, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है? R3। अब सवाल ये है कि मैंने I3 माइनस I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्राइमेरीली मेरे कंसिडरेशन में अभी कौन से वाला लूप है जिसकी मैं इक्वेशन बना रहा हूं, वो है I1 वाला, तो इसलिए मैंने I1 माइनस I3 लिख दिया। अगर फर्ज करें यहाँ पर कंसिडरेशन में I3 होता तो फिर हम I3 माइनस I1 लिखते। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा इस लूप में? वो है RG। तो RG ये है, ये हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब RG की बात कर लें।
RG में चले मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि ये इतना बल्क में जो चीजें हैं वो जरा जी लुक्स गुड। ओके सो RG में अब कौन कौन से करंट हैं? ले जी, RG में दो दत्त करंट्स हैं। एक करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो है I2, और दूसरा करंट जो है वो इस लूप में यूं ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज I1। जी अब क्या करेंगे? I2 माइनस I1 लिखेंगे या I1 माइनस I2? तो ऑब्वियसली मेरी कंसिडरेशन में I1 है तो मैं इसको तरजीह दूंगा। सो इस कन्वेंशन को आपने याद रखना है। सो I1 माइनस I2 ये करंट है, और रेजिस्टेंस की कीमत क्या है? RG। करंट को मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस से, क्या आएगा? वोल्टेज। माइनस का साइन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को ड्रॉप करती है। तो मेरी पहले वाली इक्वेशन रेडी है जो मैंने किसको इस्तेमाल करते हुए बनाई है? किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को यूज करके। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट में अब मैंने जो लूप कंसीडर करना है वो लूप है BCDB। तो BCDB वाला जो लूप है इसको कंसीडर करने के लिए अगेन आई वुड लाइक कि यहाँ पर से जो ज्यादा बल्कि चीजें इकट्ठी हुई हैं उनको हम इरेज कर लें। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर द अदर लूप। तो BCDB वाला जो लूप है, इस लूप में अगर मैं देखूं तो चलें जी, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम R2। अगेन यहाँ पे 5 कंपोनेंट हैं या 4 कंपोनेंट हैं जी? कितने कंपोनेंट्स हैं? सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, R2 एंड R4 एंड RG। हमारी मीटिंग के 6.5 मिनट तकरीबन रह चुके हैं। सो लेट मी कंक्लूड, देन वी कैन डिस्कस इन केस ऑफ एनी क्यूरी। सो R2 में पहले वाला कंपोनेंट है जी। सो मैं वोल्टेज इसके कैसे निकालूंगा? रेजिस्टेंस इसकी और करंट कितना है जी इसमें से जो गुजर रहा है, दैट इज I2 है जी। सो I2 मल्टीप्लाई बाय R2, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये इसके वोल्टेज आ गए। तो ये आ गया जी माइनस I2 R2। इसके बाद कौन सा कंपोनेंट है? इसी लूप को फॉलो करें, इसी डायरेक्शन को, RG आ गया। RG में कैसे निकालेंगे जी? रेजिस्टेंस की कीमत निकालें जी। RG क्या है? ये RG है। करंट कितना पास कर रहा है? अब मैंने I1 माइनस I2 नहीं लिखा, बल्कि अब मैंने I2 माइनस I1 लिखा है, क्योंकि आप देखें I2 डाउनवर्ड और I1 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो नेट जो करंट है मेरा, मुझे क्या चाहिए? मैंने वोल्टेज बनाने। वोल्टेज कैसे आएंगे? रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करके। और करंट क्या है? नेट करंट, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। ले जी, लास्ट कंपोनेंट है इस पार्ट का, दैट इज R4। तो इसकी रेजिस्टेंस लिखी, और इसमें से कौन कौन सा करंट गुजर रहा है? एक तो मेरे लूप का करंट है, वो कौन सा करंट है जी? I2। एक तो मेरे लूप का करंट है। दूसरा करंट कौन सा है? दूसरा करंट है RI3। सो मैंने लिख दिया नेट करंट I2 माइनस I3। तो मैंने किरचॉफ के असूल को इस्तेमाल करते हुए अगेन अब क्या कर ली हैं? इक्वेशंस बना ली हैं। तो अब इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे जी? अब हम कंसीडर करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। याद है प्रीवियस स्लाइड में मैंने कहा था R2 वेरिएबल है, लेट्स से। तो मैं R2 को चेंज करता रहूंगा, उस वक्त तक चेंज करता रहूंगा जब तक कि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो ना करे। गैल्वानोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो करना इस बात की इंडिकेशन है, ये बात जाहिर कर रही है कि जो आपके करंट्स हैं I1 और I2 ये दोनों इक्वल हो गए हैं। I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल, और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो I1 माइनस I2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। सो दैट इज व्हाई गैल्वानोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब दोनों लूप्स की जो रेजिस्टेंस की कीमत है वो बराबर आ जाएगी। तो ले जी, हमने ऐसा ही किया। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर I2 की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? I2 की जगह पर I1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। किस कंडीशन में? बैलेंसिंग कंडीशन के पॉइंट के ऊपर। तो देखो अगर आप देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है बेटा। इक्वेशन 1 में यहाँ पर I2 था, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सो इक्वेशन में था जी, यहाँ पे I2 था, मैंने उसकी जगह पे I1 लिख दिया, ठीक है जी।
मैंने उसकी जगह पे I1 लिख दिया। तो I1 माइनस ये वाली टर्म जो हो जाएगी ये हो जाएगी 0 और आपकी इक्वेशन ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेगी। और उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, ये वाला जो फैक्टर था ये माइनस था, इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन 3 आएगी। मैंने क्या किया है जी, बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई की है और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, फिर से बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करूंगा अब की बार सेकंड इक्वेशन में। तो आए जी नेक्स्ट स्लाइड में। अब फिर I1 को I2 के बराबर सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ऊपर लिख दिया है इक्वेशन 2 ताकि आपको याद रहे ये रीजन कि इक्वेशन 2 क्या थी। तो इक्वेशन 2 में देखें अगर आप, तो मैंने I2 की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है I1। तो I2 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये पोजीशन पे, यहाँ पर और इधर, इन सब की जगह पे मैंने देखे यहाँ पे भी I1 लिख दिया, यहाँ पर भी I1। तो जहाँ जहाँ I2 लिखा था उसकी जगह पे मैंने I1 लिख दिया। ये वाला फैक्टर हो गया 0 और ये वाली जो टर्म है ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आएगी। सो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। वी हैव ऑब्टेन्ड टू इक्वेशंस, वन ऑफ देम इज इक्वेशन 3, द अदर वन इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 और 3 को डिवाइड करना है। 4 और 3 इक्वेशंस वो वाली इक्वेशंस हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास आई हैं, I2 को I1 के पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो 4 बेटा ये थी, 3 कौन सी थी, 3 मैंने यहाँ पे अगेन रेफरेंस के लिए लिख दी है। 3 वाली इक्वेशन है जी I1 माइनस I1 R1। सो इसके नीचे ये लिखें जी, ये मेरी इक्वेशन 4 है ऊपर और नीचे इक्वेशन 3 है। देखो जी 3 वाली में I1 R1, बल्कि 3 ऊपर है, 3 ऊपर है जी और 4 नीचे, I1 R1, ये 3 वाली I1 I3। तो आप देखें जब डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करने के बाद ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन द फाइनल इक्वेशन दैट इज R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। इस इक्वेशन को यूज करके हम आसानी के साथ अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैंने आपको मिसाल दी थी कि फर्ज करें कि यहाँ पर अगर अननोन जो रेजिस्टेंस है, कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, चलें मैं इनमें से एक को अननोन कर देता हूँ, let's say that is R2 is unknown। तो अगर R2 अननोन है तो, और ये वेरिएबल कर लें, R4 को वेरिएबल कर लें, तो क्या करेंगे हम, R1 R2 तो फिक्स है, ये हमें पता है, ये बिल्कुल जैसे हमने एसएम को कंसीडर किया था ना, ये उसके वजन उसकी रेजिस्टेंस है। जबकि R4 जो है, R4 यहाँ पर है आपकी वेरिएबल, हम इसको वेरी करते रहेंगे अनलेस वी ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन। इन तीनों की कीमत हमें पता होगी, हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे। यूं व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। आज का जो मैसेज है वो ये है कि जब भी कोई मुश्किल टास्क हो, आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारा ये वाला सेशन